नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार पैकेज लेकर आए हैं। उस पैकेज का नाम है प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 25 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। और ये 25 क्वेश्चन जो है आने वाले सीजीएल प्रीलिम्स के बेस पर होगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे उन सभी क्वेश्चन का लेवल जो है प्रीलिम्स से कहीं ऊपर ही होगा, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यदि यहाँ पे 25 क्वेश्चन में 25 कर देते हैं तो आप भरोसा कीजिए वहाँ पर 25 क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन का लेवल होगा मेरे भाई। तो हमारे साथ जो है शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन बदलते जाएगा और सबका अलग अलग लेवल होगा, सबका अलग अलग अप्रोच होगा, सबका अलग अलग बताने का तरीका होगा। और जितने भी क्वेश्चन को जो जिस मेथड से इजी लगे वो बताऊंगा, जिसका लगे ट्रिक मैं आपको दे सकता हूँ उसको मैं दूंगा, जिसको लगे आप ऑप्शन से कर सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए आज से हम लोगों का स्टार्ट हो गया प्रैक्टिस सेट सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। तो आप जितने भी हमारे भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम होता है मेरे भाई, आप लोग करते हैं तो लाइक कीजिए। और इस वीडियो को जो है अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी भाई इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू एन बराबर जो है फैक्टोरियल एन हो, तो आपसे पूछ रहा है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा। मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक को यदि एन तक मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टोरियल एन देता है। तो फैक्टोरियल 8 जो है इसको कितना से मल्टीप्लाई, कहाँ से 1 से लेके 8 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 8 देगा। तो हम फैक्टोरियल 8 को लिखते हैं 1 इंटू, इस तरीके से लिखते हैं, आप जैसे लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में, इंटू डॉट 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 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 तक चला जाएगा। अब फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 1 तक, ठीक। अब फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 1 तक। अब देखिए इतना तीनों का मान लिख दिया, अब तीनों को घटाना है। तो देखिए फैक्टोरियल 8 को हम इतना लिखें ना, तो फैक्टोरियल 8 को मेरे भाई इतना लिखे तो हम इसको जो है, इसको हम 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फैक्टोरियल 6 को 5 4 3 2 1 तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जो है ना, फैक्टोरियल 7 को हम फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना, बोलिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 ही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। ऑप्शन फैक्टोरियल 6 में दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप देखिए आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आप करके चले आइएगा। ये यदि 25 क्वेश्चन में 5 मिनिमम आप ऑप्शन से करके चले आइएगा। तो देखिए क्या है, अब इसको घटाते हैं। फैक्टोरियल 8 को हम 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, माइनस फैक्टोरियल 7 को कितना लिख सकते हैं, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 6 ही है। तो फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा 56 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लें। अब ये फैक्टोरियल 6 इंटू 48 हो जाएगा, 56 माइनस 8 होगा 48। आपको आपसे यही पूछ रहा, तो 48 इंटू फैक्टोरियल 6, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है ना, सिस्टमेटिक ढंग से। तो ये आपके सामने आंसर है, ठीक है ना। अब यही आपसे पूछ रहा था, देखिए इस तरीके से करना है, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स के आधार बेस पर क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी तो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर आपके सामने बोर्ड पर थोड़ी देर के बाद अगला क्वेश्चन आएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए बोल रहा है 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1/x + 2 इंटू 1 + 1/x + 3 का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं।
लेकिन जो तरीका है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, x का मान पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उससे भी आ जाएगा। और दूसरा क्या करेंगे, चुपचाप एलसीएम लेकर क्वेश्चन का देख लेंगे किस तरीके का ये फॉर्म बन रहा है, इसका जो है सीरीज कैसा बन रहा है। तो हम यदि इसको एलसीएम लेकर x प्लस 1/x हो जाता है मेरे भाई, इंटू है तो इंटू x प्लस 2/x प्लस 1 बन जाता है मेरे भाई। अब देखिए क्या होगा ना, आप देखिए एलसीएम लिए 1 प्लस 1/x प्लस 1, तो x प्लस 1 एलसीएम आया, तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2 आ गया ना। फिर इंटू हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, x प्लस 3/x प्लस 2 आ जाएगा। फिर इंटू हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ ठीक है ना, फिर इंटू हो जाएगा x प्लस 4/x प्लस 3, ठीक है ना। अब देखिए यही का इसी का मान पूछ रहा है, तो देखिए इसका सीरीज बन रहा है, कुछ कट रहा ना, इस तरीके से कट रहा, ठीक है ना, डायगोनली कट रहा। तो अब बचा क्या, सभी कट गए, x प्लस 4 बचा है बटे x बचा है, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था इसका आंसर क्या होगा, तो x प्लस 4/x होगा, ठीक है ना। बस आप देख लीजिए सीरीज किस तरीके से बन रहा है और कट किस तरीके से रहा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं x यहाँ है, कुछ नंबर भी आ सकता है और भी आएगा धीरे धीरे, और भी सभी क्वेश्चन करवाएं, लाए हैं 25 क्वेश्चन का सीरीज। तो आपको वादा करते हैं एक क्वेश्चन भी आप छोड़कर नहीं आएगा प्रीलिम्स में, मेरा वादा है। बस शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है ना, और हमारे वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, ठीक है ना। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और ईमानदारी पूर्वक इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको हम बोलेंगे, आप स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन का। फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर बताइए। देखिए बोल रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर 7a-4b प्लस 3c/p हो, तो p का मान आपसे पूछ रहा। मेरे भाई मैंने आपको एक ट्रिक बताया था रेशियो में, और आप मैथ के जाकर प्लेलिस्ट में देखिए कि जब भी a/x बराबर b/y बराबर c/z होगा ना, तो जब आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछेगा ना, तो इसके नीचे वाला जो है वही लिख देना है, x y z हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ कोफिशिएंट यहाँ 1 के अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है ना, 1 सभी में, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि 3 रहता है यहाँ, 2 रहता है यहाँ, 5, तो ये नहीं लिखते यहाँ पर। इन सभी को हम कोई ऐसा नंबर से डिवाइड करते ताकि वो कट जाए और 1 आ जाए, ठीक है ना, 1 लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये सीखने को मिला। तो अब देखिए यहाँ पे ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर 7। अब देखिए चारों बराबर है आपस में, या तो आप p का मान निकालने के लिए इस दोनों को ले लीजिए, या तो p का मान निकालने के लिए इस दोनों को ले लीजिए, या p का मान निकालने के लिए इस दोनों को ले लीजिए, ठीक है ना। p का मान निकालना तो हम c को ही लेते हैं, ठीक है ना। c/7 को हम, c का मान 7 आया है, तो 7/7 बराबर 7a का मान कितना 3 है, 7 21 माइनस 4b, 4 इंटू b का मान 4 है तो 16 हो जाएगा, प्लस 3c, 3 इंटू 7, c का मान 7 है तो 21/p हो जाएगा मेरे भाई। ये 1 हो जाएगा ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5, 26/p, p बराबर कितना हो जाएगा 26। और आपसे यही पूछ रहा था p का मान क्या होगा, तो p का मान आपके सामने आ गया 26 आंसर, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं बोला हूँ 25 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जिसको होगा कि ट्रिक से मैं बताऊँ, तुरंत समझा दूँ, उस क्वेश्चन को उसी तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला मैंने कि आप एक पेन और एक जो है ना नोटबुक लेकर बैठिए और नोट करते जाइए जो चीज़ें मैं बोलता हूँ। देखिए दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस प्लस डॉट 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 डॉट, ये नहीं पता, अननोन तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए ना मेरे भाई, इसका अंत कहाँ तक है नहीं पता है, तो पहले रूट के अंदर जो सेम संख्याएं होगी, तो इस कोई एक संख्या का जो है ना दो फैक्टर कीजिए, दो ऐसा फैक्टर कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, दो ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस जो है मेरे भाई 1 आए, ठीक है ना, 1 आए। जिससे इस 6 का फैक्टर हम करेंगे
तो 3 और 2 में करेंगे, 3 × 2, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और इसका डिफरेंस जो है मेरे भाई 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। तो अब देखिए रूट के अंदर संख्याएं क्या हो रही है, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो बोलिएगा ऐड हो रही है, तो ऐड हो रही है ना मेरे भाई, तो इसका आंसर सीधे जो बड़ा वाला मान है ना वही हो जाएगा, ठीक है ना, वही वाला बड़ा मान जो है वही हो जाएगा। यदि यहाँ पे रूट 12 रहता फिर प्लस रूट 12 रहता, रूट 12 इसी तरीके से रहता, तो 4 × 3 कर दें तो प्लस है ना, ऐड हो रहा है तो प्लस ये हो रहा है तो 4 ही हो जाता, ठीक है ना। बड़ा यदि माइनस यहाँ रहता तो यहाँ माइनस रहता तो मेरे भाई छोटा वाला मान हो जाता 3, यदि यहाँ माइनस रहता तो ये छोटा वाला मान हो जाता 2, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना, ये क्वाड्रेटिक पर चला जाएगा, क्वाड्रेटिक पर ही लाकर इसको ट्रिक में बनाया, कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो आप सीधे रखिए इस तरीके से याद जो मैं बताया हूँ, ठीक है। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन इस तरीके का आप देखे होंगे, तो मैं इसको भी मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा और बेसिक दोनों तरीके से बताऊंगा। देखिए यदि 6 पे पावर x बराबर 7 पे पावर y बराबर 42 पे पावर z हो, तो आपसे x का मान पूछ रहा है क्या हो। कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत ही लेंदी लेकर जाएंगे और इसको बेसिक से बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से 6 पे पावर z × 7 पे पावर z करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। इतना लंबा नहीं करना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी बराबर है ना, ये 42, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करना है, सबका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके ऐड कर देना और बड़े वाला जो है ना दोनों का मल्टीप्लिकेशन पे जो पावर है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर कर देना। जैसे 1/x कर देना है, प्लस कर देना बराबर 1/+1/y करना है मेरे भाई, बराबर जो है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 42 पे पावर z है ना, तो बराबर 1/z कर देना, ठीक है ना। यदि -z रहता तो यहाँ पे 1/-z करते, ठीक है ना, ये याद रख लीजिए। आपसे x का मान पूछ रहा और x का मान y और z के फॉर्म में पूछ रहा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा 1/z - 1/y, इधर कर दिए 1/y को, तो y - z/y z बराबर 1/x है, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा मेरे भाई y - z, ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा था x का मान क्या होगा, तो x का मान y और z के फॉर्म में आपके सामने है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जो बताएं स्टार्टिंग में 6 पे पावर x बराबर 7 पे पावर y बराबर 6 पे पावर z × 7 पे पावर z। अब इसको क्या करेंगे, कुछ के मान लेंगे बराबर के, तो फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे और z का मान निकालेंगे, फाइनली यही आंसर आएगा, ठीक है। आप नहीं तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं होता, देखिए अब इस दोनों को एक बार बराबर कीजिए, तो देखिए क्या करेंगे, 6 पे पावर x × 7 पे पावर 0 लिख सकते हैं बराबर 6 पे पावर z × 7 पे पावर z, इतना तो लिख सकते हैं ना। 7 पे पावर 0 1 कोई मतलब नहीं। अब देखिए क्या होगा ना, ये हो जाएगा मेरे भाई कि x - 6 पे पावर x - z होगा बराबर 7 पे पावर z हो जाएगा, 7 पे पावर z, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, आप जब निकालिएगा ये निकलेगा, फिर एक बार इससे निकालिएगा, उसके बाद दोनों को इक्वेट कीजिएगा, तो फाइनली यही आंसर आएगा, ठीक है ना। लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो आप कीजिए आ जाएगा आंसर। फिलहाल जो बताएं ये याद रखिए, ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका आपको बनाना है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है वो 8 है एवं उनके लघुत्तम समावर्तक जो है 320 है, तो ये संख्याएं क्या है। देखिए दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, HCF आपके सामने दिया हुआ है 8, ठीक है ना, और LCM जो दिया हुआ है मेरे भाई वो दिया हुआ है 320, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ क्या होता है ना, LCM और HCF के बीच जो होता है ना, एक लिख लीजिए, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM, ठीक है ना। ये आप नोट्स में अपना लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है,
बहुत जगह काम देगा। एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक जब बताएंगे इसी पर पूरा आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए संख्याएं पूछ रही है, यानी दो संख्याएं होगी जिसका एचसीएफ 8 होगा और एलसीएम 320। देखिए ऑप्शन के आधार पर आप बना दीजिएगा, नो डाउट, लेकिन इसका प्रोसेस देखिए क्या है। तो हम एक संख्या को दूसरी संख्या मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या जो है ना वो जो है वो y है, ठीक है ना, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम 8 गुने 320 ये है। अब इसको जो है फैक्टर कीजिएगा, तो फैक्टर क्या कीजिएगा, इसको 8 इंटू 40 कीजिएगा, ये 5 इंटू 8 कीजिएगा, 8 इंटू इतना, और 64 और 40 करिएगा, दो फैक्टर में तोड़िएगा, 64 इंटू 40। तो देखिए x इंटू वाई, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 64 इंटू 40 जितना भी होगा मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ देखते हैं 8 आता है, तो बिल्कुल 8 आ रहा। एलसीएम 320 भी आ जाएगा, आप निकाल कर देखिए। लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखिए ये तो कर लेंगे, हो सकता है बहुत बड़ा और नंबर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर आप फैक्टर नहीं कर पाए बढ़िया से। तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, क्या कीजिए, एचसीएफ है ना, जैसे एचसीएफ 8 है ना, यदि 8x इंटू 8y कर देते हैं, 8x इंटू 8y, ये पहली संख्या 8x मानते हैं, दूसरी संख्या 8y मानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना है 8 इंटू एलसीएम 320। अब देखिए 8 8 कैंसिल, ये 4 बार में 40 बार में हो जाएगा। x इंटू वाई बराबर ये 40 हो जाएगा। इसको फैक्टर हम करेंगे 8 इंटू 5 से, तो 8 इंटू 5 आ गया x इंटू वाई। अब यहाँ पे 8 एक संख्या ये माने, दूसरी संख्या ये 8x और दूसरी संख्या 8y, तो 8x का मान आप 8 रखिए तो ये 64 आ जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या 8 इंटू वाई है ना, 8 इंटू वाई 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो 40 संख्याएं आ गई है, ठीक है ना, दोनों संख्याएं आपके सामने आ गई। इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा इस तरीके से कीजिए। जैसे दो संख्याएं हैं ना 8x इंटू 8y, इसका देखिए एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ जो है 8 आ रहा है ना, 8x इंटू 8y का एचसीएफ 8 आ रहा है ना, तो एचसीएफ को ही दो संख्या मान लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिएगा, ठीक है ना। चीज क्लियर हो जाएगा। जब हम एचसीएफ का एलसीएम का कॉन्सेप्ट लाएंगे ना, टॉपिक बताएंगे, वो चीजें क्लियर हो जाएगी, जो भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। फिलहाल ये समझ लीजिए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बोल रहा 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल जो है ना वो 385 है। तो आपसे पूछ रहा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 5 संख्याओं का योगफल जो है ना वो 385 है। मीन्स टोटल 5 संख्या का जो है सम 385 है। तो यदि हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो 5 से डिवाइड देते हैं, तो 5 से डिवाइड देंगे तो 77 आएगा। ये एवरेज 77 आया मेरे भाई 5 विषम संख्याओं का, ठीक है ना। तो एवरेज हम क्या लिखते हैं, बीच वाला नंबर लिखते हैं। तो ये 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज है, यानी 2 इधर इसके पीछे भी संख्या होगी विषम संख्या, इसके 2 बाद भी विषम संख्या होगी ना। तो इसके 2 बाद कितना होगी, ये 75 हो जाएगा, ये 73, ये फिर आगे 2 79 होगा, 1 81। तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 73, और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 81। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं करने को, बस ठीक है ना, ऐसे करना है। साथियों एक और बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है ना कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखते ही आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है ना। नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। तो देखिए इसको सीधा करने का तरीका है ना, किसी भी वस्तु के मूल्य में जो है ना x% या कितना भी परसेंट वृद्धि कर दी जाए, तो नए मूल्य में पूछेगा कितना प्रतिशत कमी करें कि जो है प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। तो जितना बोलता है ना 40% की वृद्धि करना, उतना लिख देना है। उसके बाद जितना वृद्धि कर रहा है ना उतना 100 में ऐड कर देना, तो 140 कर देना, ठीक है ना, इंटू 100 कर देना, ठीक।
अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम कट करते हैं 2 7, तो हो जाएगा 200/7, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 8 56 4, तो 28 से ही 4/7% की जो है ना वो कमी करेंगे, तब जाकर प्रारंभिक मूल्य प्राप्त होगा। ये तरीका ट्रिक था, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। ऐसे देखिए बेसिक क्या है, गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि। पहले मान लेते हैं गेहूं का मूल्य 100 रुपये था, अब 140 है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, मतलब इस नए मूल्य 140 है ना, इसमें कितना प्रतिशत की कमी करें कि यही मूल्य प्राप्त हो जाए। तो कितना प्रतिशत की कमी करेंगे, कमी में अंतर लिखते हैं ना इसका, और उसके बाद फिर कमी बोल रहा तो सबसे बड़ा वैल्यू लिखते हैं नीचे, × 100 करेंगे, फाइनली वही आ रहा है रिजल्टेंट। बस ऐसे करना, ठीक है ना। जो आपको रेलिवेंट लगे वो आप एडॉप्ट कर लीजिए और क्वेश्चन को निपटा दीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब नोट्स में उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, इस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सब क्वेश्चन है ना, देखते ही एकदम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बोल रहा किसी शहर की जनसंख्या जो है 8000 थी, ठीक है ना। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछ रहा हूँ उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते ही आपको मैंने टॉप 100 क्वेश्चन की याद आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी टॉप 100 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और नहीं देखे हैं टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज, वो जरूर जाकर देखिए, उसमें आपको पूरा मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे कि कोई दो चीज़ बढ़ रहा और दोनों बढ़ने के परिणाम स्वरूप, दोनों चीज़ बढ़ने के परिणाम स्वरूप फाइनल जो है ना उसका ऑल ओवर क्या बढ़ रहा है या घट रहा, जब भी ऐसा है ना तो मिक्सचर मेथड का मतलब आपके सामने ये मिक्सचर मेथड आना चाहिए, ठीक है ना, आपके माइंड में। तो देखिए बोल रहा है मेन एक शहर है जिसमें मैन है और वोमेन है, ठीक है ना। और जो है मैन की संख्या में, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है मेरे भाई, और महिलाओं की संख्या में जो है ना 8% की वृद्धि। और ऑल ओवर देखा जाए ना तो ऑल ओवर जो है 9% की वृद्धि होती है। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ मेन है, यहाँ वोमेन है और यहाँ दोनों है, ठीक है ना, फाइनली दोनों। तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज कर लेते हैं ना। अब देखिए क्या होगा, अंतर लिखेंगे 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1:1। अब 2 बराबर मेरे भाई, 2 बराबर टोटल आबादी है इसका कितना, 8000, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 1 है, 1 के सामने 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था और 4000 आंसर इसका होगा। यदि देखिए कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि के बजाय बोलता कि 8400 आबादी हो जाती है, तो हम देखते हैं यहाँ 8400 कितना परसेंट बढ़ गया, तब जाकर उतना परसेंट यहाँ पर लिखते, ठीक है ना। जरूरी नहीं यहाँ परसेंटेज में ही दे दे, यहाँ हो सकता है इसका डाटा दे देगा, बढ़ाकर इसका वैल्यू दे देगा। तो आपको कितना परसेंट बढ़ा है वो देखना होगा, उसके बाद मिक्सचर एडिगेशन का मेथड यूज करना, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो इस तरीके से करना, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में, जाकर देखिए, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये मेरा वादा है मेरे भाई, क्योंकि हर एक तरह का जितना भी क्वेश्चन बनता था वो क्वेश्चन हम उसमें डाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिलहाल बोल रहा है कि 30% और 10% कर्मिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या है। मतलब जब 2 डिस्काउंट हम देंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये एक सिंगल डिस्काउंट के कितने के बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो जब भी मैं बोला कि 2 या 2 से अधिक का बट्टा देता है, डिस्काउंट देता, मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, 2 फार्मूला बताया हूँ, एक x + y + xy/100, और ये साइन जो है डिपेंड करेगा कितना छूट दे रहा है, ठीक है ना। डिस्काउंट देगा, छूट देगा तो माइनस यूज करना है जितना बार, 2 बार छूट दे रहा है तो 2 x की जगह भी माइनस करना है, y की जगह भी माइनस करना है, ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका बताया था 100 ± x × 100 ± y और बटे 2 बार डिस्काउंट देना था, एक बार 100 से डिवाइड करेंगे। यदि एक बार और रहता परसेंट, एक बार और डिस्काउंट देता, 3 बार देता, तो 100 ± z बटे
एक बार और 100 से डिवाइड करते, ठीक है ना। 3 बार में 2 बार डिवाइड करते 100 से, और 2 बार रहता डिस्काउंट देता तो एक बार 100 से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। तो देखिए हम जो भी आपको लगता है रेलिवेंट उस फार्मूले का यूज कीजिए। तो देखिए 30% बट्टा देता है ना, तो वो फार्मूला हम यूज करते हैं, सीधे करते हैं 70 इंटू 100 से घटा दिए 70 इंटू 90 बटे 100, ठीक है ना। तो अब देखिए 63 आया। अब 63 से कंपेरिजन करना है कि 100 से कितना आगे, मतलब 100 से कंपेरिजन करना है जो भी आएगा यहाँ पर। जब ये फार्मूला लगाइएगा ना, इधर वाला जो अभी लिखे थे 100 प्लस माइनस एक्स, तो वो भी उसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उस फार्मूले पर, तो 100 से कंपेरिजन करना। 100 से कितना कम है तो बोलिएगा 37% कम है, तो 37% बट्टा देगा, ठीक है ना। 37% एकल बट्टा के समतुल्य होगा ये दो बार जब ये डिस्काउंट देगा, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखिएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर दीपा ने एक पंखा खरीदा, ठीक। छूट ना मिलने पर उसे 82.50 यानी 82.5 रुपये अतिरिक्त अदा करना पड़ा, तो उसने कितनी कीमत में पंखा खरीदा था। तो देखिए बोल रहा सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर दीपा एक पंखा खरीदता है। तो देखिए मान लेते हैं सूचीबद्ध कीमत 100 रुपया है, तो इस पर 30% डिस्काउंट के बाद जो है ना, वो 30% डिस्काउंट के बाद खरीदता, मतलब 70 रुपये में खरीदता है। और उसके बाद बोलता है छूट ना मिलने पर उसे 82.5 रुपये अतिरिक्त अदा करना पड़े। छूट जब इतना मिल रहा था 70 रुपया में वो खरीद रहा था, तो ठीक है, यदि छूट नहीं मिलता तो यानी 100 में ही मिलता तो उसको 82.5 रुपया अधिक अदा करना पड़ता, ठीक है ना। यानी देखिए क्या है ना कि इसके अंतर जो है ना मेरे भाई, इसके अंतर जो है 30 के कारण ही वो 82.5 रुपया अतिरिक्त उसको देना पड़ रहा ना, इसी के अंतर के कारण उसको देना पड़ रहा। तो पूछ रहा कि जो है उसने कितनी कीमत में पंखा खरीदा, ठीक है ना। तो पंखा कितनी कीमत में खरीदा, तो पंखा 30% डिस्काउंट पर वो खरीदता है, यानी 70 का मान पूछ रहा। तो 70 का मान क्या हो जाएगा, 82.50 बटे 30 इंटू 70, और ये 2 जीरो नीचे हो जाएगा ना, 2 जीरो नीचे हो जाएगा, एक पॉइंट हटेगा। तो देखिए 2 जीरो खत्म। अब इसको हम काटेंगे 3 27 3 5 15 275 गुना 7 बटे 10 करेंगे, 7 5 35 के 5 बाकी 3 49 3 52 के 2 बाकी 5 14 5 19 बटे 10, तो हो जाएगा मेरे भाई 192.5 रुपया में वो खरीदा था पंखा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। ये यदि समझ में आ रहा है मेरे क्वेश्चन तो आप वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है ना। साथियों एक और आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए बोल रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है ना ग्राहक को 2 सही 1/2% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह 39 रुपये में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, आपसे ये पूछ रहा। यानी वो बट्टा देने के बाद वो व्यक्ति 39 रुपये में खरीदता है उस वस्तु को, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2 बट्टा दिया जाता है। तो 2 सही 1/2 का परसेंट का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 5/2%। इसको यदि हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना होगा, हो जाएगा 1/40 ही होगा ना। तो देखिए 1/40 मान लेते हैं, अंकित मूल्य जो है ना वो 40 है मेरे भाई, ठीक है ना। अब इस पर 1/40 का बट्टा देता है, मतलब वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ये हो रहा है एक घट जाएगा 40 का 1/40 मतलब 39 रुपये में वो बेचता है। तो खरीदता कौन है, एक व्यक्ति खरीद रहा है ना, अंकित मूल्य पर इतना बट्टा दे रहा, मतलब 1/40 दे रहा, तो अंकित मूल्य हम मानेंगे 40, तो 1/40 बट्टा दे रहा मतलब 39 में सामान दे रहा, तो 39 में ये व्यक्ति खरीद रहा और उसको पे कितना करना पड़ रहा, तो 39 रुपया। तो 39 का मान 39 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य मतलब 40, तो 40 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये भी 40 रुपया हो जाएगा। एक का मान 1, तो 40 का मान 40 रुपया। आपसे यही पूछ रहा था। देखिए किस तरीके से आसानी से हम कर दिए।
कुछ स्टूडेंट्स बहुत कुछ करेंगे, 100 मान लेंगे। मेरे भाई जैसा क्वेश्चन है उस अनुसार आपको रिएक्ट करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो एक प्रोसेस हम जानते हैं उसी पर लगे हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हमको ढलना है, खुद को ढालना है। और देखिए कितना अच्छा से हम कर दिए इस क्वेश्चन को, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, कोई मानना नहीं पड़ा, 100 ना एक्स कुछ नहीं, सीधे उसको जो परसेंटेज में वैल्यू दिया था उसको फ्रैक्शन में पहले मान लिए। फ्रैक्शन के जो है डिनोमिनेटर उसको मेन चीज़ मान लिए हैं, अंकित मूल्य मान लिए 40, और उसके बाद इसको बट्टा दिया जाता है इतना परसेंट का, मतलब 1/40 का बट्टा दिया जाता है। तो अंकित मूल्य 40 माने तो 1/40 का बट्टा देता, मतलब छूट देता है, यानी 1 रुपये का छूट देता है। 40 का 1/40 निकालिएगा, 1 रुपये का छूट, तो मतलब 39 रुपये में देता है। तो 39 रुपये में यही तो खरीद रहा है ना एक व्यक्ति, तो 39 रुपये में 39 के बराबर थे 40 रुपये। आपसे पूछ रहा अंकित मूल्य 40 है, 40 का मान 40 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना, और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी तो ये शुरुआत ही है, सेट नंबर 1 ही है। देखिए सेट नंबर बहुत सारा चला जाएगा जब हम लोग एग्जाम के करीब होंगे, ठीक है ना। और सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, आप 25 में 25 करके आइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। बस अब वीडियो में हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहिए, और जो है इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी जो है टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में करा चुका हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जाकर जरूर देखिए। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन पर, बोल रहा है कोई धनराशि जो है ना वो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में जो है 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी। साथियों मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया, यदि जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं नहीं देखे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, लिखिए अपने नोट्स में कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से T1 वर्ष में N1 गुनी हो जाती है, और वही रेट पर मतलब समान दर पर जो है T2 वर्ष में जो है N2 गुनी हो जाती है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन होगा T1 बाई T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए T1 का मान दिया हुआ 4 वर्ष, T2 का मान क्या है नहीं दिया हो, कितने वर्ष में पूछ रहा, तो T2 मान लेंगे बराबर N1 कितना गुना हो जाता पहला बार में, पहले वर्ष में तो 3 गुना हो जाता, तो 3 माइनस 1, N के जगह 3 कर रख देना, और माइनस 1 है तो माइनस 1 बटे N2 दूसरे बार दूसरे टाइमिंग में कितना गुना हो जाएगा 7 गुना, तो N2 के जगह 7 माइनस 1 कर देंगे, तो ये 2 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे 3 बार में, 4 इंटू 3 करेंगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 वर्ष। और आपसे यही पूछ रहा था, T2 का मान ही पूछ रहा था कि कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष में जो है ना वो 7 गुनी राशि हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बहुत बार ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आएगा, कुछ रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी बताएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, हर एक क्वेश्चन से गुजरेंगे हम। तो जब प्रैक्टिस सेट लाए हैं, अभी तो सेट नंबर 1 ही है ना, अभी तो टेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है ना। मेरा वादा है, आप वीडियो लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है ना इसका बेनिफिट उठा सकें। मेरे भाई सब आपको है ना एक तरह से मक्खन जो है ना वो ला कर रख रहा हूँ, ठीक है ना। आप लिख लीजिए, 25 में से 25 क्वेश्चन करके आइएगा मैथ में, ठीक है। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हो सके तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। बोल रहा है किस राशि पर जो है ना 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ना वो 72 रुपया हो। मेरे भाई जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है रहे आपके सामने, तो इसका सीधे कुछ सोचना मत, पहले मैं फार्मूला दे रहा हूँ ट्रिक, वो याद कर लेना, वो ट्रिक को आप लगा देना, ठीक है ना। जब 2 वर्ष के लिए लिख रहा हूँ 2 ईयर्स, ठीक है ना, 4 2 ईयर्स, ठीक। जब CI माइनस SI के डिफरेंस जो है ना D होता है ना, तो D बराबर होता है मेरे भाई, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट,
तो डी बराबर होता है PR² बटे 100 इंटू 100 होता है, या आप 100 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डी कहाँ क्या होगा, डी होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, 2 साल का अंतर जो होगा। पी जो है प्रिंसिपल होगा यानी मूलधन, आर जो है रेट होगा यानी दर, और ये तो 100। तो अब देखिए डी कितना है, अंतर जो है, अंतर 72 है मेरे भाई। पी प्रिंसिपल हमको नहीं पता किस राशि पर, यही पूछ रहा है प्रिंसिपल, इंटू R² यानी 6 गुने 6 कर सकते हैं बटे 100 गुने 100। ये देखिए 6 6 36 होता है, 36 गुना 72 हो जाएगा। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 जीरो। तो मेरे भाई P बराबर जो हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 4 जीरो, मतलब 20,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 वर्ष का ये दिया हुआ, अब 3 वर्ष का पूछेगा तो कैसे निकालिएगा, तो मैं 3 वर्ष का भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, 4 3 ईयर्स। ठीक है ना, एकदम पूरा मक्खन दे रहा हूँ, एकदम लूट लेना है। ठीक है ना, और शेयर भी वीडियो कर देना मेरे भाई, पसंद आ रहा तो वीडियो शेयर करते रहिए। तो 4 3 ईयर्स देखिए, CI माइनस SI, जब डिफरेंस D है ना, तो D बराबर क्या कर देना, PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 के क्यू होता है। ठीक है ना मेरे भाई, 100 गुना 100 यहाँ की बराबर 100 हो जाता है, तो 100 की क्यू। ठीक है ना, लिख लेना, याद कर लेना। जब 3 वर्ष का रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो रिलेशन होता है D बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 की क्यू। ठीक है, 2 वर्ष का ये दे रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो पसंद आ रहा मेरे भाई, लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। ठीक है ना, एक एक चीज़ मैं आपको रख दूंगा एकदम आपके सामने, हर एक क्वेश्चन आप बना कर रहिएगा एग्जाम हॉल में। ठीक साथियों, एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा 2 मिश्र धातु A तथा B जो है ना में तांबा तथा जस्ता क्रमशः 5:4 तथा 3:2 अनुपात में है। ठीक, यदि दोनों मिश्र धातु की समान मात्रा को मिला दिया जाए तो उसमें तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे भाई। 2 मिश्र धातु A तथा B है, 2 से ज़्यादा भी रह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, A B C भी दे देगा और एक मिश्र धातु तीसरा, तो भी जो प्रक्रिया अभी जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करना। और समान मात्रा बोल रहा, तो देखिए 2 मिश्र धातु, एक है A है, एक है B मेरे भाई। ठीक है ना, इसमें कॉपर है, कॉपर और जिंक जो मेरे भाई कितना 5:4 है, दूसरे में जो है 3:2 है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको जो है ना, इसको इसके जोड़ से मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 कितना होगा 5, और इसको जो है मल्टीप्लाई इसके जोड़ से कर देना 9। अब दोनों को गुना करके रेशियो कर देना, तो 5 5 25 हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा रेशियो 20। अब इसको भी जोड़ना है, 3 27 हो जाएगा मेरे भाई, रेशियो जो है ना, रेशियो एक ही रहने देते हैं, और ये 9 दूना 18। अब जोड़ देना है सबको। ठीक है ना, इसमें कॉपर इतना आया 25 और दूसरे में मिश्र धातु में जो है 27 आया, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो 52 हो जाएगा, रेशियो मेरे भाई 38। ठीक है ना, इसमें जो है जिंक का आया 20, दूसरे में 18, तो टोटल जिंक 38 आ जाएगा, टोटल कॉपर 52। तो अब इसे यही रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 26:19। आपसे यही पूछ रहा था कि कॉपर और जिंक को जब दोनों मिलाएंगे ना समान मात्रा में तो अनुपात क्या होगा, तो 26 अनुपात जो है ना 19 होगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। तो देखिए कॉपर और जिंक है ना मेरे भाई, कॉपर जिंक कितना 5:4 एक में है, दूसरे में जो है 3:2। बोल रहा है समान मात्रा मिला दिया जाता है, तो समान मात्रा देखिए, इसको हम 5 और 4 कितना 9 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटी 9 होगा टोटल मटेरियल, इसमें जो है 5 मटेरियल होगा, तो दोनों के समान मात्रा हम लेंगे, दोनों के समान मात्रा, इसके एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 5 का एलसीएम 45 मान लेते हैं, इसमें भी 45 होगा, इसमें भी 45 होगा। अब दोनों को मिलाते हैं, अब 45 देखिए 9 बराबर 45 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर ये 25 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा ना, तो 45 हो गया। इसमें जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 नमक 27 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 नहीं होगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा 27 और 18, तो दोनों में कॉपर है, ये जोड़ देंगे तो फाइनली 52 रेशियो ये 38 आएगा, तो 26:19 आएगा ना, फाइनली वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से देखिए 3
और एक मिश्र धातु दे देता, सी दे देता, फिर उसमें कुछ रेशियो दे देता। तो अब क्या करते, जो सी में जो देता, मान ले 5:7 देता, तो इसमें क्या किए हैं, इसके जोड़ से मल्टीप्लाई किए, फिर इसके जोड़ से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5:7 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें अपनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से तो इसका किए हैं, फिर इसका 12 से कर देते हैं, फिर इसमें कर देते हैं कितना, 9 से और 5 से कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। आप इस ऐसे क्वेश्चन को नोट्स में लिखिए, बना लीजिए, बहुत ही काम देगा मेरे भाई, ठीक है। सब लुटा दूंगा, जितना मैं सीखा हूँ मुझे पता है कितना मेथड से बनाया जाता है और किस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज़ मैं दे दूंगा, बस आप हमको थोड़ा सा लाइक मेरे वीडियो कर दीजिए और जो है शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा राम और श्याम के वजनों में क्रमशः 4:5 का अनुपात है, ठीक। यदि राम का वजन जो है 10% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन जो है 15% से बढ़कर 82.8 किलोग्राम हो जाता है। तो पूछ रहा श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, रेशियो का एक व्यक्ति का बढ़ता है, दूसरे का घटता है, और उसके बाद टोटल का इतना प्रभाव पड़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, घट जाता है, या पूरे का वजन इतना % से बढ़ जाता है, घट जाता है, तो दूसरे व्यक्ति का क्या वजन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कुछ नहीं करना, रेशियो में बनाना, रेशियो जैसे जो है लिख देना। देखिए राम है और श्याम है, तो इनके दोनों के वजनों का अनुपात जो है 4:5 है, ठीक है ना। तो 4 मान लेते हैं, 4 किलो का होगा, ये 5 किलो का, तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है ना। कुल लिख देता हूँ, ठीक है ना, कुल, तो ये 9 हो जाएगा। अब बोल रहा है राम का वजन जो 10% से बढ़ता है, तो 10% से बढ़ता प्लस 10% कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बढ़ता है तो प्लस का साइन देंगे, घटेगा तो माइनस का साइन देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुने +10 हो जाएगा, तो +40 होगा, 40%। अब जो है श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा हमको नहीं पता हो, तो देखिए श्याम का वजन मान लेते हैं X% से बढ़ा है, ठीक है ना, तो लिख देते हैं 5x + 5x हो जाएगा, बराबर। अब देखिए टोटल का वजन जो है, कुल का वजन 15% से बढ़कर 82.8 किलोग्राम हो गया। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये नहीं भी देता तो भी हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो बोल रहा है कि 15% से बढ़कर, मतलब टोटल का 15% बढ़ रहा है, प्लस 15% लिख देता तो 135 हो जाएगा, 15 गुने 9, 15 9 35 से 135% हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, जो है अब यहाँ पर क्या करना है ना, कि जो है अब कैलकुलेशन करना, x का मान निकालना, 5x बराबर हो जाएगा 95 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19%। और x क्या माने थे मेरे भाई, x माने थे श्याम का वजन X% से बढ़ गया, तो आपका मान x का मान कितना आया, 19% आया, यानी प्लस क्या 19% से बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर कितने प्रतिशत से बढ़ा, ये तो बोल दिया तो बढ़ा, ठीक है। यदि बोल देता श्याम का वजन का पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमको पता नहीं बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम वहाँ पर साइन से देखेंगे बढ़ रहा है या घट रहा है। पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा तो बढ़ रहा होगा, और यदि माइनस का साइन आ जाता तो घट रहा होगा। लेकिन यहाँ पहले बोल दिया क्वेश्चन में कितना % से बढ़ा, तो बढ़ा में ही आंसर आएगा। यदि नहीं बोलता तो वो डिपेंड करता साइन पर, ठीक है ना, ऐसा नहीं बढ़ ही जाता है, घट तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे बोलेगा, बढ़ेगा तो बोलेगा तो प्लस का साइन यूज करेंगे, घटेगा बोलेगा तो माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आया। देखिए इसका हम 82.8 का यूज भी नहीं किया, बहुत बार ऐसा आएगा, देखिए ना, एक क्वेश्चन अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए, और इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं वो तो जरूर अवश्य करके बनाएं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने पार्टनरशिप टॉपिक को समाप्त किया और इस तरीके का क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताया हूँ मैं। तो आप खुद से बनाइए वीडियो पॉज करके, और इसका ईमानदारी पूर्वक आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए बोल रहा राम, श्याम और हरि 3 व्यक्ति है, और तीनों जो है, राम 40,000, श्याम जो है 48,000 और हरि जो है ना 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ठीक। राम जो है लाभ का 3/20 भाग तथा श्याम जो है 1/4 भाग मांगता है। शेष लाभ जो हरि को प्राप्त होता है। यदि हरि 8100 रुपया पाया हो तो राम कितने रुपए पाया। तो देखिए
बहुत ही अच्छा सवाल। मैं आपको क्या बोल रहा था कि पार्टनरशिप जब पढ़ा रहा था कि कितना लाभ हो रहा है सबको पहले देखो, और लाभ कितना हो रहा है, उसके बाद जितना लाभ हो रहा है यदि फ्रैक्शन में उसका मान है तो जो डिनोमिनेटर है उन सभी लाभ के उसका एलसीएम को टोटल लाभ मान लो। जैसे 3/20 राम को मिल रहा और श्याम को 1/4 मिल रहा, ठीक है ना। तो इसके डिनोमिनेटर और भी कोई व्यक्ति होता उसका भी लाभ कुछ भाग मिलता, तो उन सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते और मान लेते टोटल लाभ वही हुआ। तो इसके डिनोमिनेटर 20 और 4 है, इसका जो एलसीएम होगा 20। तो मान लेते हैं मेरे भाई कुल लाभ जो है ना, कुल लाभ जो है वो 20 रुपया का हुआ होगा 20। 3 व्यक्ति है मेरे भाई, राम है, श्याम है और हरि है। ये इन्वेस्टमेंट करता है एक व्यापार में 40,000 लेकर एक करता है, एक जो है 48,000 लेकर करता है, और एक जो है 60,000 रुपये लेकर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। और उसके बाद बोल रहा राम लाभ का। अब देखिए क्या है ना, अब टाइम तो नहीं दिया हुआ, मान कर चलते हैं कि टाइम सेम टाइम के लिए क्या होगा। देखिए इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 10 चौका 40 बार, हाँ 10 चौका 40, 4 से काटते हैं 12 चौका 48, 15 चौका 60। क्या अब कटेगा? अब नहीं कटेगा। यानी 10:12:15 में जो लाभ होगा उसको बांट लेगा तीनों व्यक्ति। अब बोल रहा राम लाभ का 3/20 भाग, 3/20 भाग लेता हूँ, कुल भाग 20 आ रहा, तो राम को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इसका 3/20 निकालेंगे 3 मिलेगा, ये यानी कि 3 मिलेगा, इसका मिलेगा। समझे कि नहीं? अब बोल रहा है कि श्याम को 1/4 भाग मिलता है, श्याम को इसका 1/4 भाग निकालिएगा तो 5 मिलेगा, 20 का 1/4 निकालिएगा 5 भाग मिलता है। आप नहीं तो इसे भी कर सकते हैं, 100% इसको परसेंटेज में निकाल लीजिएगा तो बोलिएगा ये होता है 15% इसको मिलता है, फिर 25% इसको मिलता है, ठीक है ना। फाइनली वही रेशियो में आएगा। तो देखिए वो इस तरीके से भी मैं बताया हूँ। एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जब आया था तो परसेंटेज के आधार पर भी बताया था। फिलहाल देखिए इतना होगा। श्याम को, हरि को कितना मिलेगा मेरे भाई? तो हरि को देखिए हमको नहीं पता है, तो बच गया कितना? टोटल 20 लाभ माने 3 लाभ इसको मिला, 5 इसको मिला, 8 मिल गया। तो बचा कितना? ये 12 बचा मेरे भाई, 12 बचा ना, 12 लाभ। अब देखिए बोल रहा कि यदि हरि को जो है 8100 रुपये पाया हो तो राम कितने रुपये पाया? यानी हरि को लाभ जो मिल रहा है मेरे भाई 8100 रुपया मिल रहा, तो लाभ क्या मिल रहा? यानी लाभ इसको 12 मिल रहा मेरे भाई, यही 8100 के बराबर होगा। तो देखिए 12 का वैल्यू मेरे भाई 8100 है ना, 8100। तो राम कितने रुपए पाया? तो राम 3 रुपया पाया। तो 3 बराबर कितना होगा? तो 3 बराबर 4 से डिवाइड मारेंगे तो 3 बन जाएगा, तो इधर भी 4 से डिवाइड मारेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 4 5 20, 2025 रुपया मेरे भाई राम को मिलेगा, ठीक है ना। 2025 रुपया राम को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना था क्वेश्चन को। कितना आराम से हो गया क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में। बस चीज़ों को पहले एक बार समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, चीज़ें अपने आप क्लियर होती चले जाए। हर एक क्वेश्चन बनाइएगा। आप पार्टनरशिप जाकर जरूर देखिए, हर एक तरह का क्वेश्चन करवाएं, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट्स देखे होंगे मेरा वीडियो पार्टनरशिप का, उसको ये क्वेश्चन एकदम हलवा लगा होगा, ठीक है ना, और बना दिए होंगे क्वेश्चन, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि 40 आदमी जो है 12 घंटा प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में 4 मीटर गुने 3 मीटर गुने 2 मीटर माप का एक बक्सा बनाते हैं। यदि 27 आदमी को 40 दिनों में 6 मीटर गुने 4 मीटर गुने 1 मीटर माप का एक बक्सा बनाना हो तो प्रतिदिन उन्हें कितने घंटे काम करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा। साथियों क्वेश्चन देखकर ही अनुमान लगा लिए होंगे, पता चल गया होगा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। M1 D1 H1 पर ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 4 मीटर गुने 3 मीटर गुने 2 मीटर माप का एक बक्सा बन रहा, तो आपको आपके माइंड में क्या आता है? ये एक वॉल्यूम दिया हुआ बक्से का आयतन, मतलब ये है, ठीक है ना, इस माप का बन रहा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे कुछ भी दे दो, एकदम जो चीज़ आता है उसके बाद इन तीनों चीज़ के अलावा कोई चौथा चीज़ आता है तो नीचे होगा, बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बटे जो भी आता है चौथा चीज वो यहाँ पर लिखाएगा, इसके अलावा 3 के अलावा यहाँ कुछ नहीं लिखना, ऊपर में जो भी लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक।
अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ये जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 40 आदमी है, मेन कमान 40 है, इंटू डी वन कितना 18 दिन है, इंटू एच वन कितना 12 घंटा। और जो है बना क्या रहा है, एक बक्सा बना रहा है जिसका माप जो है 4x3x2 है, 2 मीटर का। अब बराबर M2 पूछ रहा है, M2 क्या है 27 आदमी है, 27 गुने D1 क्या है, सॉरी D2 माफ कीजिएगा, यहाँ D2 होगा, ठीक है ना। तो D2 यहाँ 40 है, इंटू और उसके बाद H2 प्रतिदिन उन्हें कितने घंटे, H2 हमको नहीं पता, यही पूछ रहा प्रतिदिन उन्हें कितने घंटे, तो नहीं पता है तो H2 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। H2 मतलब दूसरा जो घंटा होगा ना दूसरे केस में, बटे अब किस माप का बक्सा बनाएगा, तो 6 मीटर गुने 4 मीटर गुने 1 मीटर, तो लिख देंगे 6 मीटर गुने 4 मीटर गुने 1 मीटर। बस अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए क्या करेंगे, 4 × 3 12, खत्म 12, ये जो है 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 2 बार में कट जाएगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 × 27, 2 × 18 कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 40 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 को ये 2 से काट देगा, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 8 हो जाएगा। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, 8 आवर्स हो जाएगा, ठीक। और आपसे यही पूछ रहा था, घंटा ही पूछ रहा था, क्या होगा तो आपके सामने है, ठीक है ना। यहाँ पर सीखने को क्या मिला कि M1 D1 H1 के अलावा चौथा चीज होगा मेरे भाई, वो नीचे लिख देना आंख मूंद कर। काम का कुछ बोलेगा 10% का भी बोल देगा, काम का 2/5 भाग हो गया, काम का 1/3 हो गया, तो सब नीचे ही लिखाएगा। मैं दिन और घंटा के अलावा चौथा चीज यहाँ पर नहीं ऊपर में लिखाएगा, ठीक है ना, जो भी लिखाएगा नीचे लिखाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 8 घंटा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये एज आधारित प्रश्न है, और देखिए बोल रहा है कि वर्तमान में जो है ना राम तथा उसके पुत्र की आयु में 7:1 का अनुपात है, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का जो गुणनफल है ना, उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। तो 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, ये आपसे पूछ रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राम है और उसके जो है सोन है, यानी पुत्र है, तो S से डिनोट करते हैं। इन दोनों का रेशियो 7:1 है। 7:1 का मतलब इसको 7x × x है, ठीक है ना। रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो x लगा हुआ है, k लगा हुआ है, जो आपको मन करे लगाइए, ठीक है ना। बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल, तो 2 वर्ष पुत्र, ये पिता हो जाएगा, राम पिता है यहाँ पे, तो 2 वर्ष पूर्व x-2, और ये इसका भी 2 वर्ष पूर्व हो जाएगा x-2 वर्ष। 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल जो है ना, उस वर्ष जो है पुत्र की आयु का 26 गुना था। पुत्र की आयु का उस वर्ष जो है x-2 जो है ना पुत्र, यानी यही होगा x-2 का जो है ना ये 26 गुना था, ये 26 गुना था, तो इसमें 26 गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये समझ नहीं आता है यहाँ पर कितना गुना था, 26 गुना, 5 गुना, कुछ भी बोल, जब भी करना है इतना हमेशा बेटे की उम्र में करना है, ठीक है ना, हमेशा बच्चे की उम्र में करना, जो छोटा रहेगा उसी की उम्र में करना है, ठीक है ना। तो मैं फिर से समझा देता हूँ, हालांकि यदि आप भूल जाइएगा ना तो इधर ही करना है, मतलब छोटा जो जिसका उम्र रहेगा उसी में मल्टीप्लाई कुछ भी करना, जोड़ना घटाना, क्योंकि उतना उसमें जुड़िएगा, गुना कीजिएगा, तब बाप के बराबर आएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल 7x-2, 2 वर्ष पहले ही हो जाएगा, पुत्र की आयु x-2 वर्ष, 2 वर्ष पहले हो जाएगा x-2 वर्ष। इन दोनों के गुणनफल जो है ना उस वर्ष, कब, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पुत्र की आयु का गुणनफल, यानी पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले x-2, इसका 26 गुना था, अभी भूल जाइए 26, इसका 26 गुना ये था, तो इसमें 26 गुना करेंगे तब ना बराबर करेंगे, तब ना बराबर हो जाएगा दोनों का। अब बस कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो हो जाएगा 7x² -14x -2x -16x हो जाएगा मेरे भाई, और +4 बराबर 26x -52, ठीक है ना। अब 7x² -42x +56 बराबर 0।
अब इसको हम कॉमन लेते हैं 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब 4 2 कॉमन लेते हैं तो x बराबर 4 आएगा और एक 2 आएगा, ठीक है ना, दोनों आएगा, ठीक है ना, हाँ 4 2 आएगा। तो अब देखिए क्या लेंगे हम, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, तो 2 वर्ष पूर्व अभी पुत्र की आयु क्या हो, 4 हो जाएगा, एक का कोई लीजिए 4 हो जाएगा। देखिए 2 वर्ष पूर्व 2 बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि 2 यहाँ लीजिएगा तो 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो हो जाएगा वो 0 हो सकता है, हालांकि ये भी ले सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष पूर्व एक्स जो है ना 4 लेंगे मान, तो 2 वर्ष पूर्व 4 - 2 बराबर 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी, तो 2 वर्ष आंसर होगा, ठीक है ना, ऐसे करना है। मेरे भाई एक और आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है, बोल रहा कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का जो है ना किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाए कि वह काम जो है ना 1/4 दिन में पूरा हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक मैन जो है ना वो किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, और एक वोमेन जो है किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, और एक बॉय जो है ना वो 12 दिन लेता है काम करने में, और सेम काम, यानी सभी बराबर होगा काम। तो इस मैन जो है 3 दिन लेता है, वोमेन 4 दिन लेती है, और बॉय जो है एक बॉय 12 दिन लेता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 3 मैन बराबर 4 वोमेन बराबर 12 बॉय हो जाएगा। इसके बीच का रिलेशन मिल गया मैन, वोमेन और बॉय के बीच। अब बोल रहा है उस पुरुष, यानी एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के को लगाया जाए कि जो है काम है ना, काम जो है 1/4 दिन में पूरा हो जाए, 1/4 दिनों में, ठीक है ना। यहाँ दिन लिखते हैं ना, दिन लिखे हैं ना, तो जितना आप देखिए जो है अब ये बराबर हो जाएगा, यही काम के बराबर। कोई काम ले लीजिए, आप मैन को आप एक फॉर्म में रखना चाहते हो तो मैन वाला ले लीजिए, वोमेन को रखना चाहते हैं, चलिए हम लेते हैं ये जो है ना बॉय को लेते हैं, ठीक है ना, बॉय को लेते हैं, तो एक बॉय गुने 12, ऐसे भी बॉय ही पूछ रहा है तो बॉय को ही रखना पड़ेगा, सबको बाकी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब एक मैन देखिए मैन वोमेन दोनों को बॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक 3 मैन बराबर 12 बॉय है, तो एक मैन बराबर कितना हो जाएगा, 4 बॉय हो जाएगा। 3 मैन बराबर 12 बॉय है, एक मैन बराबर कितना हो जाएगा, 4 बॉय, तो 4 बॉय हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 4 वोमेन बराबर 12 बॉय है, तो एक वोमेन बराबर क्या हो जाएगा, 3 बॉय हो जाएगा, एक वोमेन बराबर 3 बॉय हो जाएगा, प्लस एक्स बॉय हमको नहीं पता, एक्स बॉय मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स बॉय होगा, इंटू 1/4 बराबर 1 बॉय इंटू 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे 12 चौका 48 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब सिंपल कर दीजिएगा 7 बॉय प्लस एक्स बॉय, 7 बॉय प्लस एक्स बॉय, अब सीधे 7 प्लस एक्स लिख दीजिए, ठीक है ना, 7 प्लस एक्स बराबर 48 हो जाए। x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 41। तो x का मान क्या है, 41, और x क्या माने थे, बॉय माने थे। तो आपसे यही पूछ रहा था कितने बॉय को काम पर लगाया जाए कि 1/4 दिनों में काम पूरा हो जाए। तो 41 लड़कों को जब काम पर लगाया जाएगा तब यह काम जो है 1/4 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके का रिलेशन पहले बना लीजिए मैन, वोमेन और बॉय के बीच, ठीक है ना, और उसके बाद जो बोल रहा है वो आप कर दीजिए। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 जो है बोल रहा है एक टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर जो है ना 135 लीटर पानी है, ठीक। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। तो पहले हम देख लेते हैं 1/4 टंकी भरा हुआ है ना, तो पानी जो है 135 लीटर है, ठीक है ना। तो पूरा भाग भरा होगा तो कितना लीटर पानी होगा टंकी का, यानी कैपेसिटी कितना होगा पूरा भाग, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 140 540 हो जाएगा, ठीक है ना। 540 लीटर का जो है ना टंकी है, यानी टंकी की कैपेसिटी जो है 540 लीटर का है। 1/4 भाग भरे होने के कारण 135 लीटर पानी टंकी में है, तो पूरा भाग यानी टोटल भाग जो है निकाल लेंगे टंकी का, तो 540 लीटर। अब बोल रहा है कि 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है, यानी 180 लीटर पानी है कितना में, तो 540 में, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/3 भाग है भरा हुआ, 1/3 ही 180 लीटर ये टंकी में, कितना में 540 लीटर की क्षमता है टंकी का, तो कितना हो जाएगा 1/3 भाग जो है ना भरा है, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था कितना भाग भरा हुआ,
तो 1/3 भाग भरा हुआ टंकी का, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अक्सर देखते होंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 5 छात्रों का औसत जो है ना 50 है, बाद में पता चला कि एक छात्र के 48 अंक को जो है ना गलती से 84 लिख दिया गया था, तो सभी छात्रों का सही औसत क्या था, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए मेरे भाई, सही छात्रों का औसत जो है ना, सभी छात्रों का औसत क्या है, सही औसत बराबर लिख देता हूँ मैं फार्मूला, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे भी समझा दूंगा फार्मूला, जिनको लिखना है फार्मूला तो उनके लिए भी लिख देता हूँ। और सही औसत बराबर हो जाएगा मेरे भाई, जो औसत दिया रहेगा ना, औसत प्लस सही संख्या जो होगी, सही संख्या माइनस गलती से जो लिख देता है ना गलत संख्या, ठीक है ना, बटे जो है कुल छात्रों की संख्या, कुल संख्या लिख दीजिए, ठीक है ना। कुल संख्या मतलब यहाँ कितना छात्र है, कितना चीज है, कोई भी होगा ना, कुल संख्या, ये होगा असल में इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको सीधे बोल रहा सभी सही औसत क्या है, तो सही औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत जो है पहले दिया वो आंख बंद कर कर लिख दीजिए, औसत 50 दिया हो प्लस। अब देखिए सही अंक कितना लिखना था मेरे भाई, 48 लिखना था, तो गलती से कितना लिख दिया गया, 84 लिख दिया, -84 हो जाएगा, बटे कितना टोटल संख्या है, कितना छात्र था, तो 5 छात्र था। अब देखिए मेरे भाई 50 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 48 में से 84 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 34 हो जाएगा ना, 34 8 4 12 के नहीं 36 हो जाएगा, हाँ 8 से 14 4 बाकी है 37, हाँ 36 हो जाएगा। तो -36 हो जाएगा ना, -36 हो जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -36/5 ये हो जाएगा मेरे भाई 7.2 हो जाएगा, 5 7 35, 1 5 दूना 10, तो 50 - 7.2 घटाइएगा तो 42.8 आ जाएगा मेरे भाई, 42.8 जो है ना वो सही औसत आएगा, ठीक है ना, सही औसत आएगा, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख बंद कर जो औसत है मेरे भाई उतना लिख दीजिएगा, फिर प्लस लिख दीजिएगा, उसके बाद जो असल में नंबर लिखना था वो लिख दीजिएगा, उसके बाद घटा दीजिएगा, जो गलत नंबर लिखा गया गलती से वो घटा दीजिएगा, अब बटे जितना छात्र है जितना नंबर रहेगा ना उससे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान रहे इसी में करना है जो भी करना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर प्लस माइनस आपके हाथ में है, गलती से वो तो घटेगा ही, औसत और घट जाएगा, गलती से इतना की जगह इतना लिख दिया तो घटेगा है ना। तो आपके सामने ये है 42.8 जो है सही औसत होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर आएगा क्वेश्चन, फिर लाऊंगा जब हम 25 क्वेश्चन का सेट ही कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत बार आएगा, हालांकि डाटा चेंज आएगा और कुछ और चीज़ें हो सकता है बदला आएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, जमकर स्टडी ग्रुप में मेरे भाई आप शेयर करते हैं वीडियो को, लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर लेकर आऊँ कंटेंट, बेहतर क्वेश्चन, बेहतर ट्रिक, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा त्रिभुज ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, एंगल C जो है 45 डिग्री है, और D जो है ना AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है AC का। यदि AC बराबर 4√2 है तो BD का मान आपसे पूछ रहा। सबसे पहले हम इसको फिगर ड्रॉ कर देते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए ये अब 90 डिग्री है, बी जो यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी यहाँ पर है, अब ए सी कहीं पर दे दीजिए, ए है और ये सी है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री और एंगल सी जो है 45 है मेरे भाई, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा ना, 45 है। अब ए सी जो है 4√2 है, 4√2 है मेरे भाई। यदि ये 1 होता है तो ये 1 होता है, ये बराबर है ना दोनों, ये 45 है तो ये 45 है ना। तो देखिए ये भी भुजा बराबर हो जाएगा, ये भी भुजा बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे 1 होगा तो ये 1 जब होगा दोनों तो ये √2 हो जाता है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया उधर। अब थोड़ा देर के लिए भूल जाइए 4√2, बहुत लोगों को हो सकता है बाउंस कर जाता होगा, भूल जाइए 4√2, थोड़ा देर के लिए समझिए √2 है, ठीक है ना। तो यदि 1 लेते हैं तो √2 होता है ना, तो इधर 4√2 कर देंगे, 4 से गुना कर दिया, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे भाई। तो देखिए समझा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। ये 4 हो गया, 4 हो गया, 4√2 हो गया।
अब जो है डी मेरे भाई एसी पर मध्य बिंदु है, डी जो है ना ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना, एसी पर। तो आपसे बीडी पूछ रहा है, ये बीडी पूछ रहा है मेरे भाई, बीडी पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 हो जाएगा ना। अब मध्य बिंदु देखिए बीडी इसका माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका क्या होता है, सामने वाले जिस भुजा पर माध्यिका गिरती है उस भुजा को दो भागों में बांटती है, दो बराबर। आप माध्यिका निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरे भाई आप देखिए बीडी का फार्मूला सीधे होता है, बीडी बराबर होता है मेरे भाई ए बी गुने BC बटे AC होता है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में जब AC पर ये मध्य बिंदु होता है ना BD, तो इस ये फार्मूला आप यूज कीजिए। ए बी कितना है मेरे भाई 4 गुने BC कितना है 4 बटे AC कितना है मेरे भाई 4√2 है। देखिए 4 4 कैंसिल हो गया। अब 4/√2 आया तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2√2। और आपसे यही पूछ रहा था BD का मान क्या होगा, तो आपके सामने 2√2 होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, आप लिख लीजिएगा जब राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, जो कर्म पर जो है ना, कर्म को जब BD दो भागों में बांटेगी तो इसका कॉन्सेप्ट होता है BD बराबर AB गुने BC बटे AC होता है, ठीक है। और भी जितना भी राइट एंगल का कॉन्सेप्ट बनता है मैं वो लेकर आऊँगा, जल्दी लेकर आऊँगा, कंटेंट तैयार भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब कुछ दे दूंगा आपको, एकदम लूटना है जितना लूट लेना मेरे भाई, हम हर एक चीज़ आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। जितना मैं सिखाऊँ जितना मैं पढ़ाऊँ सब आपको दे दूंगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। हर एक चीज़ जो है ना वो थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है पाने के लिए, तो मैं धीरे धीरे सब चीज़ें रख दूंगा, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए मेंसुरेशन का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक आयताकार उद्यान के चारों ओर जो है 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत जो है ना 2506.32 रुपये आती है, ठीक है ना। यदि उद्यान की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है तो चौड़ाई लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेट में आपको बताना है आंसर। अब देखिए 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी ये बोल रहा है परिमाप के, मतलब परिमाप बोल रहा है। यहाँ पे यदि मीटर स्क्वायर रहता तो एरिया में हम करते, ठीक है ना। तो यहाँ मीटर में बोल रहा है तो यानी उसके चारों ओर बोल रहा है बाड़ लगाना, ऐसे भी चारों ओर बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए लंबाई आयताकार है, लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है, 1.5 गुना का मतलब 3/2 गुना है, ठीक है ना। यदि हम चौड़ाई 2 मान लेते हैं तो लंबाई 3 हो जाएगा, इसका 1.5 गुना 2 गुने 1.5 2 डोढ़े 3 हो जाता है। तो बस हम इतना मान लेते हैं लंबाई है और चौड़ाई है। अब देखिए मेरे भाई ये रेशियो में मानेंगे तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल चीज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट तो ये वैल्यू है नहीं, 3 2 मान लेते हैं 3x 2x, ठीक है ना। अब जो है बोल रहा है कि चारों ओर लगाने का जो खर्च है ना प्रति मीटर 5 रुपया है, ठीक है ना, और टोटल बैठता है इतना रुपया। तो इसका परिमाप पूछ रहा, तो परिमाप क्या होता है 2 × 3x + 2x, ठीक है ना। और उसके बाद इंटू 1 मीटर का लग रहा इतना, तो इतना मीटर का इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 जो इतना के बराबर हो जाएगा 2506.32 के, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से काट देते हैं मेरे भाई, 2 12 24, 1 2 5 10, 2 3 14, 2 16, ठीक है ना। अब 5 से क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। पहले लिख लेते हैं 5x × 5 बराबर 1253.16, ठीक है ना। इतना आ रहा मेरे भाई। हमको चौड़ाई पूछ रहा है, 2x का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे 2x से ही डायरेक्ट निकाल ले, ठीक है ना। तो x बराबर मेरे भाई, x बराबर क्या हो जाएगा 1253.16/25। तो 2x का मान 2x इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 के 2 बाकी 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 250, इतना ही होगा ना। 15 10 के 0 बाकी है पर 24, ठीक है, बटे 25 करेंगे। अब इसको हम डिवाइड मारेंगे 25 से, तो 25 दहें के 250, ठीक है ना, 2500, ठीक है ना, 100.25 दूना 50, 13 हो जाए, 25 5 25 से 7 हो जाएगा, 25 3 75, 25 दूना 50, 25 8 200, इतना आ रहा है, ठीक है ना। 100.2528 क्या रहा
क्या चीज़ में, मीटर में है तो मीटर में आ रहा है चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई 2x मानने थे, 2x का वैल्यू सीधे आ गया 100.2528 मीटर, ठीक है ना मेरे भाई। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे जहाँ भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। आप लोगों को लाइक करने से वीडियो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मैं अपना 100% जितना है मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है ना। आप चिंता मत कीजिए, आप बस जुड़े रहिए। देखिए हर एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक एक क्वेश्चन का आप पोस्टमार्टम कर लीजिएगा। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, मेरा वादा है मेरे भाई, आप एग्जाम हॉल में 25 में से 25 क्वेश्चन कर आइएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 है तो आपसे पूछ रहा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या है। ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन में जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, कोशिश कीजिए कि इसका पुटिंग मेथड, पुटिंग वैल्यू जो है ना, उस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को निपटा दे। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तो हम अल्फा का मान क्या रखें और बीटा का मान क्या रखें कि 2 आ जाए। तो अब अल्फा का मान देखिए 90 डिग्री रखेंगे और बीटा का मान भी 90 डिग्री रखेंगे मेरे भाई। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान 1 आएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान 1, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, यानी अल्फा और बीटा जो है दोनों 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कोस अल्फा यानी 90 प्लस 90 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो कोस 180 बटे 2 मतलब कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है, ठीक है ना। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बनाना है आपको, टाइम कम टाइम में बना कर आना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताएं आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लाऊंगा, आप भरोसा कीजिए, आपको हर एक चीज़ मैं दे दूंगा, ठीक है ना। और आप सब स्टूडेंट से बेहतर करके आइएगा, ठीक है ना। और ये अलग बात है कि हम लोग जो है अभी सेट नंबर 1 स्टार्ट किए हैं, हो सकता है कुछ नहीं आपको मतलब उतना रिलेवेंट लगा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैं सब अच्छा चीज़ दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जरूर देखिए मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो देखने के बाद ना आपका मैथ पूरा लगभग ये है ना क्लियर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, कमांड हो जाएगा हर एक क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ट्रिक भी दी है, हर तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो जाकर जरूर देखिए। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।